कालू भाई शुरू करें। आज अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। तैयार तो हो? पढ़ाई तो नाम लें जो नहीं लग गया कि मातम हो ठोक दिया, नींद आवे भयंकर तरीके में, पूछो मत। जितो असर नींद वाली गोली नहीं है, नहीं भी तो असर किताब रो है। शाम रो अगर नींद नहीं आती हो जिन्हें किताब लेन बैज न सीधे आज ये दे देते रहो बिना कहीं के। अपने एक दोस्त के तो पहला कि हमारे साहब भगवान रो दीवड़ो सब कुछ है, किताब है, कॉपी है, पेन है, बस नीति नहीं है। नीति मर जाती है जिस समय किताब हाथ में डालता है तो भाई मरेगी तो बहुत सी मुश्किल होगा। थोड़ी सी कोशिश कर ले। शुरू कर लेते हैं अपने भारतीय संविधान की विशेषताएं। देखो काफ़ी चर्चा है संविधान के बारे में अपने पहले हो गई है, एक दो वीडियो और अपन ले लेते हैं संविधान के बारे में और फिर बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें अपन चर्चा कर लेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताओं में चल लेते हैं। सबसे पहली विशेषता लेते हैं लिखित, निर्मित, लिखित, निर्मित व सर्वाधिक व्यापक संविधान। भारत का संविधान है वो कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। लिखित, निर्मित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। अगर हम लिखित संविधान की बात करें तो विश्व का जो प्रथम लिखित संविधान है वो किसका है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान है वो अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का। पहले अपने चर्चा हुई 1787 के अंदर फिलाडेल्फिया अमेरिका की एक जगह का नाम है और फिलाडेल्फिया के अंदर दूसरी बार सम्मेलन हुआ। फिलाडेल्फिया का सेकंड सम्मेलन था। इस सम्मेलन के अंदर अमेरिका का जो संविधान है वो लिखा गया। ये जो संविधान है वो लागू हुआ था 1789 के अंदर, 2 साल बाद। लिखा कब गया था? 1787 में और लागू कब हुआ था? 1789 के अंदर लागू हुआ था। ये विश्व का प्रथम लिखित संविधान था, अमेरिका का संविधान। अपन ये जानते हैं कि अगर वो लिखा गया है तो लिखित संविधान कैसा होगा? निर्मित होगा स्वाभाविक रूप से। अगर वो संविधान लिखा हुआ नहीं होता तो निर्मित भी नहीं होता। अगर अलिखित होता तो विकसित हो जाता। जैसे अपन ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं तो ब्रिटेन का संविधान है वो लिखा हुआ संविधान नहीं है, इसलिए ब्रिटेन के संविधान को अपन निर्मित संविधान भी नहीं कहते हैं, विकसित संविधान कहते हैं। तो अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान था। 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में लिखा गया और ये 1789 में लागू हुआ। अब भारत के संविधान की बात करें, लिखित होगा वो संविधान स्वाभाविक रूप से कैसा हो जाएगा? निर्मित हो जाएगा। अगर लिखित नहीं होगा तो विकसित हो जाएगा। अलिखित होगा तो समय और परिस्थितियों के अनुसार वो संविधान विकसित होता है, तो लिखित नहीं होगा तो विकसित हो जाएगा। भारत का संविधान लिखा किसने? यहाँ एक और सवाल है। देखो कई बार अपन से ये सीधा सा पूछ लिया जाता है, छोटे एग्जाम में तो इतना ज़्यादा नहीं रहता है। जैसे पूछ लिया कि भारत का संविधान किसने लिखा, और जो ऑप्शन थे उसके अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम भी लिखा था और संविधान सभा का नाम भी लिखा, दोनों का नाम लिखा है, तो आप राइट कैसे करोगे? हाँ, ये ध्यान ये रखना है कि भारतीय संविधान का निर्माता, भारतीय संविधान का जनक और भारतीय संविधान की जननी अगर कहा जाता है डॉक्टर अम्बेडकर साहब को कह सकते हो, क्योंकि वो संविधान सभा की एक महत्वपूर्ण समिति थी, प्रारूप समिति, जिसकी अपने शुरुआत में चर्चा की, जिसको पांडुलेखन समिति भी अपन कह सकते हैं या ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं, उसके अध्यक्ष थे और इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब को संविधान का जनक, जननी ऐसा मान सकते हैं। लेकिन जो लिखा था वो संविधान सभा ने लिखा था। तो संविधान सभा के द्वारा लिखे जाने के कारण ये संविधान कैसा हो गया? निर्मित हो गया। और ये सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत का संविधान है वो सर्वाधिक व्यापक संविधान है। व्यापक संविधान होने का कारण एक और है कि भारत ने अधिकांश जो प्रावधान थे ना, उन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने की कोशिश की
अधिकांश चीज़ें शामिल कर ली उसने, मूल अधिकार शामिल कर लिए, नीति निर्देशक तत्व शामिल कर लिए, संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्थाओं के स्वरूप को ग्रहण कर लिया, पूरा संसदीय व्यवस्था का स्वरूप है वो लिख दिया। तो इतनी सारी चीज़ें संविधान के अंदर लिखने का प्रयास किया और इसलिए भारत का संविधान है वो विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान हो गया। किसने कहा था कि भारत का संविधान सर्वाधिक व्यापक संविधान है? यह कहा था अंग्रेज अधिकारी सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारत का संविधान है वो विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। अगर हम विश्व के सबसे छोटे संविधान की बात करें तो आप बात कर लो अमेरिका की। अमेरिका के संविधान के अंदर मात्र 7 अनुच्छेद ही है। अमेरिका के संविधान के अंदर मात्र कितने अनुच्छेद है? 7 अनुच्छेद ही है। तो अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान हो गया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान के अंदर ऑस्ट्रेलिया के संविधान के अंदर मात्र 128 अनुच्छेद ही है। अगर हम कनाडा के संविधान की बात करें तो कनाडा के संविधान के अंदर 147 अनुच्छेद है। और अगर हम बात करें दक्षिणी अफ्रीका के संविधान की, दक्षिण अफ्रीका के संविधान की, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अंदर 258 अनुच्छेद है। अफ्रीका के संविधान के अंदर 253 अनुच्छेद है, 253 अनुच्छेद है। लेकिन किसी भी देश के संविधान में जितने भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद है उतने अनुच्छेद किसी भी संविधान में नहीं है। इसलिए भारत का संविधान है विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। और किसने कहा था कि भारत का संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है? सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि भारत का संविधान है विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। दूसरी विशेषताओं पर आ जाते हैं। कठोर एवं लचीले संविधान का मिश्रण। कठोर एवं लचीले संविधान का मिश्रण। कोई भी संविधान कठोर है या लचीला, इसका पता लगाने का आधार है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगर उस संविधान के अंदर सामान्य बहुमत से संशोधन किया जा रहा है, सामान्य बहुमत से संशोधन किया जा रहा है, तो हम उसको क्या कह देंगे? हम उसको लचीला संविधान कहेंगे। अगर उस संविधान के अंदर सामान्य बहुमत से संशोधन होता है तो हम उस संविधान को लचीला कहेंगे। और अगर विशेष बहुमत की जरूरत होती है तो हम उस संविधान को क्या कहेंगे? कठोर संविधान कहेंगे। हालांकि विशेषता ये रहती है कि सामान्यतः जो लिखित संविधान होते हैं वो लिखित संविधान कठोर होते हैं, लेकिन भारत इसका अपवाद कर दो आप। लिखित संविधान कठोर होने का कारण एक ये होता है कि लिखित संविधान को बदलने के लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया से गुजरेंगे तो वो कठोर होगा। तो लिखित संविधान सामान्यतः कठोर संविधान की श्रेणी में आते हैं, लेकिन भारत इसका अपवाद है। अगर लिखित नहीं है तो वो लचीला होगा। इसका कारण ये भी होगा कि उसके प्रावधान संविधान में लिखे हुए नहीं है। तो अलिखित जो संविधान होते हैं वो सामान्यतः लचीले होते हैं। अलिखित संविधान है वो सामान्यतः कैसे होते हैं? लचीले होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप बता दो कि विश्व का सर्वाधिक कठोर संविधान किस देश का हो सकता है, और विश्व का सर्वाधिक जो लचीला संविधान है वो किस देश का हो सकता है? जिस देश का संविधान लिखा हुआ है, सर लिखा हुआ तो भारत का भी है, अपन ने पहले लिख दिया। भारतीय संविधान के अंदर संविधान संशोधन की दोनों प्रक्रियाओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 368 के अंदर सामान्य बहुमत का उल्लेख नहीं है, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति का उल्लेख है, लेकिन एक और सामान्य प्रक्रिया जिससे भी संशोधन होता है। तो भारतीय संविधान कठोर और लचीले दोनों का मिश्रण है। विश्व का सर्वाधिक कठोर संविधान है वो अमेरिका का संविधान है।
किसका संविधान है? अमेरिका का संविधान है। 1787 में बना, 89 में लागू हुआ, लेकिन अब तक मात्र इसके अंदर 27 संशोधन ही हुए हैं। क्योंकि भारतीय संविधान की बात करें, अब तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो विश्व का सर्वाधिक कठोर संविधान है वो कौन सा है? अमेरिका का संविधान। और सर्वाधिक लचीला संविधान है वो किस देश का है? ब्रिटेन का संविधान है वो सर्वाधिक लचीला संविधान है। और ब्रिटेन का संविधान लचीला होने का कारण क्या है? वो अलिखित संविधान है, यानी वो लिखा हुआ संविधान नहीं, इसलिए उसको आसानी से बदला जा सकता है। तो भारतीय संविधान के अंदर कठोर और लचीले दोनों संविधान की विशेषताएं साथ में पाई जाती है। तीसरी विशेषताओं की ओर बढ़ते हैं, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सर्वोच्च है, संविधान की सर्वोच्चता। भारत के अंदर न कार्यपालिका सर्वोच्च है, न व्यवस्थापिका सर्वोच्च और न न्यायपालिका सर्वोच्च है। बाकी सर्वोच्च क्या है? संविधान सर्वोच्च है। और कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका सरकार के तीनों अंगों का जो स्रोत है, अपन यूं कह दो शक्ति का स्रोत। सरकार के जो अंग है उनकी शक्ति का जो स्रोत है, सरकार की शक्ति का स्रोत क्या है? संविधान है। सरकार के तीनों अंगों को शक्ति कहाँ से मिलती है? तीनों अंगों को शक्ति है वो संविधान से मिलती है। इसलिए सरकार का कोई अंग सर्वोच्च नहीं है। हालांकि भारतीय संविधान के अंदर नियंत्रण एवं समन्वय के सिद्धांत को अपनाया गया, जिसमें सरकार के तीनों अंग एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं और एक दूसरे को समन्वित करते हैं, साथ में मिलकर के सरकार का संचालन करते हैं। लेकिन इन तीनों को जो शक्ति मिलती है वो शक्ति कहाँ से मिलती है? संविधान से मिलती है। इसलिए भारत में सर्वोच्च सरकार के अंग नहीं है, न तो कार्यपालिका है। जैसे अगर हम बात करें ना कि संसदीय सर्वोच्चता, जिसमें संसद सर्वोच्च है, संसदीय सर्वोच्चता यानी जहां पर संसद सर्वोच्च है। अगर हम बात कर ले ब्रिटेन की, ब्रिटेन के अंदर न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत पाया ही नहीं जाता। यानी संसद ने कोई संशोधन कर लिया है तो न्यायपालिका उसका रिव्यू नहीं कर सकती, न्यायपालिका उसका पुनरावलोकन नहीं कर सकती। इसलिए ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। अगर हम बात करें न्यायिक सर्वोच्चता की, न्यायिक सर्वोच्चता, जहां पर न्यायपालिका सर्वोच्च है, न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिका में पाई जाती है, जहां पर न्यायपालिका सर्वोच्च है। ब्रिटेन की संसद तो विश्व की सबसे शक्तिशाली संसदों में से जानी जाती है। डी लॉन्ग नाम के व्यक्ति ने कहा है कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ घोषित कर सकती है। वो जिंदे को मुर्दा और मुर्दे को जिंदा घोषित कर सकती है। इसका रीजन एक और है कि न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत नहीं होने के कारण ब्रिटेन की संसद के निर्णय को चुनौती कहाँ दोगे, और अगर चुनौती नहीं दोगे तो संसद सर्वोच्च हो जाएगी। इसके विपरीत भारत के अंदर किसको अपनाया गया है? भारत के अंदर इन दोनों में क्या अपनाया गया है? समन्वय अपनाया गया है। यानी सरकार का कोई भी अंग शक्तिशाली नहीं है और सभी की शक्तियों का जो स्रोत है वो क्या है? संसद है। तो भारत में सर्वोच्च कौन है? संसद सर्वोच्च है, और संविधान सर्वोच्च है, और सभी जो सरकार के अंग है उनकी शक्ति का स्रोत भी क्या है? संविधान है। आगे वाली विशेषताओं की ओर हम चलते हैं और बात करते हैं आपातकालीन उपबंध या आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान, इनका उल्लेख पूर्व में जब संविधान बनाया था उस समय संविधान में कर दिया गया। आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए? अगर आपने पिछली क्लासें देखी है तो संविधान के स्रोतों में चले जाओ और आपातकालीन प्रावधान वहाँ पर आपको याद आ जाएगा। भारत ने आपातकालीन उपबंध है वो किस देश से लिए? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए आपातकालीन प्रावधान। ये भारतीय संविधान के कौन से भाग के अंदर उल्लेख हुए हैं? भारतीय संविधान के भाग 18 के अंदर आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख हुआ है। और भाग 18 के अंदर अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आएंगे? अनुच्छेद अब बिजी हो जाएगा। कल की क्लास में हमने भारतीय संविधान के भाग पढ़े थे और भाग पढ़ने से हमको आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा अनुच्छेद किस भाग में कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। तो भाग 18 में अनुच्छेद कहाँ से शुरू होंगे?
भाग 18 में अनुच्छेद शुरू होंगे 352 से और खत्म होंगे अनुच्छेद 360 तक। आपातकालीन प्रावधान है। और भारतीय संविधान के अंदर 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख हुआ है। आपातकाल के कितने प्रकारों का उल्लेख हुआ है? 3 प्रकारों का उल्लेख हुआ है। याद रख लेना, जब हम राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे उस समय ये आपातकालीन प्रावधान राष्ट्रपति को सौंपे गए हैं, तो इस समय इनकी चर्चा कर लेंगे। 3 कौन कौन से? एक अनुच्छेद 352, एक अनुच्छेद 356 और एक अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 का नाम क्या है? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात युद्ध, बार या आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में इसको लागू किया जाता है। पूरे भारत के अंदर ये लागू होता है। ये राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश से लागू करता है। इसको कहते हैं हम राष्ट्रपति शासन। ये लागू होता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। और अनुच्छेद 360 को हम कहते हैं वित्तीय संकट। वित्तीय संकट यह देश की साख पर संकट उत्पन्न होने पर लागू होता है। यह अब तक एक भी बार लागू नहीं हुआ। राष्ट्रपति शासन तो कई बार लागू हो चुका है, करीबन 128 से अधिक बार लागू हो चुका है। सर्वप्रथम पंजाब में हुआ था। और अनुच्छेद 352 है वो अब तक 3 बार लागू हो चुका है। इसकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे। तो भारतीय संविधान में आपातकाल जो प्रावधान है उनका भी उल्लेख किया गया है। इसके साथ अपन बढ़ते हैं अगली विशेषताओं की ओर और हम बात करते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान सभा के अंदर ये एकमात्र ऐसा प्रस्ताव था जो बिना वाद विवाद के पारित हुआ। ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वाला प्रावधान भारतीय संविधान सभा का एकमात्र ऐसा प्रावधान था जो बिना किसी वाद विवाद के सीधे क्या हो गया? पारित हो गया था। प्रारंभ में वयस्क मतदाता की आयु की बात करें तो प्रारंभ में वयस्क मतदाता की जो आयु थी वो थी 21 वर्ष। कितनी थी? 21 वर्ष थी। और वर्तमान में अगर आयु की बात करें तो सार्वभौमिक वयस्क मतदाता की वर्तमान में जो आयु है वो है 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष है। और ये जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन हुआ 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। 88 में ये हो गया था संशोधन और 89 में ये लागू हुआ। कमेंट में जरूर लिख देना अगर पढ़ रहे हो तो। और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन है कि ये 61वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? सार्वभौमिक वयस्क मतदाता कहेंगे किसे? यहाँ सार्वभौमिक का मतलब ये है बिना किसी भेदभाव के, न तो जाति पे, न धर्म पे, न आयु पे, न आयु का तो हो गया, न किसी वर्ग पे, न लिंग पे, किसी भी आधार पर बिना भेदभाव किए सभी व्यक्तियों को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, नागरिकों को, व्यक्ति नहीं, एक देश के नागरिकों को मत देने का जो अधिकार है उसको हम क्या कहेंगे? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहेंगे। और सार्वभौमिक वयस्क मतदाता के लिए आयु है वो कितनी है? 18 वर्ष है। पहले 21 वर्ष थी और 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसको घटा करके कितनी कर दी गई? 18 वर्ष है वो कर दी गई। अब बात करते हैं आगे वाली विशेषताओं की ओर। संविधान की विशेषताओं से एक क्वेश्चन तो अक्सर पूछा ही जाता है। भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकारों की बात हुई। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य।
मैंने बताया संविधान बड़ा होने का कारण एक ये भी है कि अधिकांश प्रावधान है वो भारतीय संविधान में लिख लिए गए और इस वजह से ये बड़ा हो गया। मौलिक अधिकार बोल दो या मूल अधिकार बोल दो, ये भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3 में है, जिनकी विस्तृत चर्चा अपन आगे करेंगे, एक एक अनुच्छेद का एनालिसिस करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व है वो भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4 में है। और मौलिक जो कर्तव्य है वो भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4 के में है। अगर अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो मूल अधिकार भाग 3 के अंदर जो अनुच्छेद है वो 12 से 35 तक है। भाग 4 के अंदर जो अनुच्छेद है वो 36 से 51 तक है। अब इजी कैसे हो रहा है? इसलिए पिछले वाले क्लास में पढ़ लिया अच्छी तरीके से, भाग तो आसानी से याद रह जाता है। और भाग 4 के अंदर जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 51 के। अगर हम बात करें मूल अधिकार लिए गए हैं, मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए थे। मूल अधिकार किस देश से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। जब हम मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा करेंगे ना, तब इनको तुलनात्मक अपन लिख लेंगे ताकि इजीली याद हो जाए। और मौलिक कर्तव्य है वो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर, जो वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है, उस समय सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया और उसके बाद जो बचा है वो कौन बचा था? रूस बचा। तो ये रूस से लिए गए। तो ये प्रावधान भारतीय संविधान में ही कर दिए गए। इनकी तुलनात्मक चर्चा है वो अपन आगे कर लेंगे। इसके साथ अपन चर्चा करते हैं अगली विशेषता की, त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार यानी जो सरकार के स्तर है वो कितने हैं? 3 स्तर है। ध्यान रखना, मूल संविधान के अंदर यानी प्रारंभ में सरकार के स्तर 2 थे। कौन कौन से 2 थे? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, 2 स्तर थे। देखो, सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर वितरण है वो सरकार के स्तर है और सरकार का जो क्षैतिज वितरण है, जैसे सरकार के अंग है, क्षैतिज वितरण सरकार के अंग है और ऊर्ध्वाधर वितरण है वो सरकार के स्तर है। तो प्रारंभ में 2 स्तर थे, केंद्र और राज्य। और वर्तमान में सरकार का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय है। और 3 स्तर कौन कौन से हैं? केंद्र सरकार, जो सामान्यतः पूरे देश की एक सामान्य सरकार होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार बोलते हैं। और केंद्र की जो आनुषंगिक इकाइयां हैं उनकी जो सरकार होती है, जिसको हम बोलते हैं राज्य सरकार। और राज्य सरकार के सिवाय एक तीसरा स्तर जो बाद में बना, जिसको हम कह सकते हैं स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन के दोबले, जिसकी चर्चा हम पहले से कर चुके हैं। स्थानीय सरकार की ये सरकार का तीसरा स्तर है। और ये सरकार का तीसरा स्तर कब बना? 1992 में बना। 73वें और 74वें 2 संविधान संशोधन हुए और इन 2 संविधान संशोधनों के द्वारा विकेंद्रीकरण को लागू करते हुए सरकार का तीसरा स्तर बना दिया गया, जिसको हम स्थानीय सरकार कहते हैं। स्थानीय सरकार के 2 अंग हैं, एक पंचायती राज हो जाएगा और एक नगर पालिका या नगरीय शासन कह दो, वो हो जाएगा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। त्रिस्तरीय सरकार के बाद हम अगली विशेषताओं की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका की चर्चा कर लेते हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। सरकार के 3 स्तर हैं और सरकार के तीनों जो स्तर हैं, जब तीनों स्तर अपने अपने क्षेत्र में पृथक रूप से कार्य करते हैं तो शक्ति पृथक्करण कहलाता है। और शक्ति पृथक्करण संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। भारत में संघात्मक और एकात्मक दोनों का मिश्रण पाया जाता है। अगली विशेषता में ये लिख देंगे, संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था का मिश्रण। तो यहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था में सरकार के 2 अंग संबंधित होते हैं। कौन कौन सा? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपस में
संबंधित होते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था में, क्योंकि कार्यपालिका का जो निर्माण होता है वो संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका में से होता है। अपन तीसरी क्लास से लिखते आ रहे हैं, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होने का कारण ये है कि कार्यपालिका का जो निर्माण हो रहा है वो किस में से हो रहा है, व्यवस्थापिका में से हो रहा है। इसलिए कार्यपालिका वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था में 2 अंग तो जुड़े हुए होते हैं, लेकिन सरकार का जो तीसरा अंग होता है न्यायपालिका, वो सरकार के दोनों अंगों से पृथक होता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका न्यायपालिका के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। और इसके साथ भारत में एक और चीज लागू की गई है, वह है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था ब्रिटेन में नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन का जो आधार है ना, वो अनुच्छेद है 13 और 32। 13 और 32। हालांकि न्यायिक पुनरावलोकन शब्द भारत ने अमेरिका से लिया है, नहीं तो अमेरिका के संविधान में ये व्याख्या है इसकी, और नहीं भारतीय संविधान में कहीं न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख हुआ है, नहीं इसकी व्याख्या हुई है। लेकिन इसके तहत न्यायपालिका कार्यपालिका द्वारा लागू की और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए किसी भी नियम कानून की पुनः जांच कर सकती है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का मामला समझ लो, आपने पढ़ लिया होगा पीछे। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को न्यायपालिका ने न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर रद्द कर दिया कि कार्यपालिका इस बहाने न्यायपालिका के मामले में हस्तक्षेप करती है, यानी न्यायपालिका वो स्वतंत्र और सरकार के दूसरे अंग न्यायपालिका के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो भारतीय संविधान की विशेषता हो गई स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, और इसके साथ किसको लागू किया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को लागू किया गया है। अगली विशेषताओं की बात कर लेते हैं, एकात्मक व संघात्मक शासन व्यवस्था का मिश्रण। एकात्मक व संघात्मक शासन व्यवस्था का मिश्रण। एकात्मक व संघात्मक शासन व्यवस्था का मिश्रण। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था की दोनों विशेषताएं पाई जाती है। एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था का मिश्रण, भारतीय संविधान के अंदर एकात्मक और संघात्मक दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। देखो 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती है, एक एकात्मक होती है, एक संघात्मक होती है और एक अर्ध संघात्मक होती है। ठीक है, भारत के अंदर अपनाया किसको गया? वैसे तो मूलतः जो बात करते हैं ना, जब हम पहले बात कर रहे थे तो भारत में हम संघात्मक शासन व्यवस्था की बात की थोड़ी सी, कि 1935 के अधिनियम से हमने संघात्मक शासन व्यवस्था ली है। अगर किसी देश का नाम आ जाए तो हम अमेरिका का लिख रहे थे। भारतीय शासन व्यवस्था में जो झुकाव है वो केंद्र की ओर है, यह मानते हैं, तभी एकात्मक साथ में आ जाता है। भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं एकात्मक की है और कुछ विशेषताएं संघात्मक की है। एकात्मक विशेषताओं के अंदर शासन की संपूर्ण शक्ति है वो किस में निहित रहती है? केंद्र में निहित रहती है। और संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर होता क्या है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का समान रूप से पाया जाता है विभाजन। अगर हम बात करें कि भारत में तो शक्तियां सारी केंद्र में नहीं है, और शक्तियों के विभाजन की बात करें तो सारी शक्तियां विभाजित नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता भी पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, एकरी नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करना, ये सीधा केंद्र का हस्तक्षेप है राज्यों के अंदर। तो एकात्मक विशेषताएं पाई जाती। संघात्मक शासन व्यवस्था की बात कर लो, शक्तियों का विभाजन, 7वीं अनुसूची, शक्तियों का विभाजन हो गया। तो बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो एकात्मक और संघात्मक दोनों पाई जाती है। तो भारतीय संविधान है वो एकात्मक और संघात्मक दोनों शासन व्यवस्थाओं का क्या है? मिश्रण है, जिसके अंदर दोनों विशेषताएं एक साथ पाई जाती है। इसके साथ अपन चर्चा कर लेते हैं, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट का नाम है संविधान एक जीवंत दस्तावेज। किसी भी संविधान को हम जीवन दस्तावेज की संज्ञा देते हैं। भारतीय संविधान को जीवन दस्तावेज की संज्ञा इसलिए दे रहे हैं कि इसके अंदर समय और परिस्थिति के अनुसार
समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें अंदर क्या किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। और जिस संविधान के अंदर समय और परिस्थिति के अनुसार बदलाव किया जाता है उस संविधान को हम जीवन दस्तावेज की संज्ञा देते हैं। हमेशा के लिए चल भी वही सकता है, क्योंकि जब 1949 में बन के तैयार हुआ और 50 में लागू हुआ, उस समय जो परिस्थितियां थी आज वो नहीं है, बहुत सारी परिस्थितियों में बदलाव आया। तो समय और परिस्थितियों के अनुसार संविधान अपने आप को क्या कर रहा है, बदल रहा है। और जो संविधान समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता है उसको हम जीवन दस्तावेज की संज्ञा देते हैं। बदलता है इसलिए तो अब तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 106वां संविधान संशोधन, 106वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 106वां संविधान संशोधन हो चुका है भाई, और ये हो चुका है 2023 के अंदर। 28 सितंबर 2023 को 128वां विधेयक रखा गया था संसद में। यह ध्यान रखना, कोई भी विधेयक पारित होकर के तब तक कानून का रूप धारण नहीं कर लेता तब तक उसको विधेयक कह जाते हैं, और विधेयक जब कानून बन जाता है तो संविधान संशोधन में जुड़ जाता है। 128वां विधेयक जिसका नाम था नारी वंदन विधेयक, नारी वंदन विधेयक 28 सितंबर 2023 को यह संसद ने पारित किया। और इस विधेयक के द्वारा महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 1/3 1/3 आरक्षण दिया गया है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, यह आरक्षण सिर्फ जो पहले से आरक्षित सीटें उन पर लागू होगा। यानी ST SC को आरक्षण है लोकसभा में, बाकी OBC जनरल किसी को है नहीं। वैसे ही तो जिनको आरक्षण है उन आरक्षित सीटों की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है 106वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगली बात कर लेते हैं हम, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है ये। लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। संप्रभुता का मतलब होता है आंतरिक और बाहरी दृष्टि से स्वतंत्रता। लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित, यानी भारतीय संविधान का निर्माण किसी एक पार्टी ने, किसी एक ने नहीं किया है, लोगों ने किया है। और भारतीय संविधान जो शासन की अंतिम शक्ति है, शासन की अंतिम शक्ति है, वो किसके अंदर नियत करता है? जनता में नियत करता है। यानी यहाँ पर हमको दिखाई देता है रूसो का लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत, यानी ये संविधान जनता की लोकप्रियता पर आधारित है।